हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, जैसा कि आप जानते हो हम क्लास 11th के एनसीईआरटी कर रहे थे और इसमें हम पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज की वीडियो से आपका चैप्टर नंबर 4 शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो हम अपने 3 चैप्टर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और सेकंड चैप्टर में हमने जो हमारा ब्रह्मांड है उसके बारे में पढ़ा, थ्योरीज पढ़ी उससे रिलेटेड, एंड थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। ठीक है, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं महासागर और महाद्वीपों का वितरण। वैसे देखो, नाम से तो ये लग रहा है कि कहाँ पर महाद्वीप होंगे, कहाँ पर महासागर, यही बताया जाएगा इस चैप्टर में, बट रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इस चैप्टर को जब आप पूरा पढ़ लोगे ना, तब आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे जो आपके पीजीटी और टीजीटी लेवल्स पर आते हैं। तो गाइस, मैं यही कहना चाहूँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। थ्योरेटिकल वीडियो है आई थिंक, ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे इसमें हम। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो थोड़ा रिस्पॉन्स भी किया करो चैनल पर, लाइक शेयर किया करो वीडियो को अपने एजुकेशन ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लो जो न्यू बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, ताकि आगे कंटिन्यू कर सके मेरी वीडियोस को, और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस किया करो। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत हो गया, चलो अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, ये है आपका चैप्टर नंबर 4। क्लास कौन सी है आपकी? क्लास 11th। तो यहाँ पर देखो, हमारी पृथ्वी के हम सारी लाइनें नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को उठाएंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे एक एक लाइन पढ़ने बैठेंगे तो यहाँ पे दो घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट होगा आपका। तो हम बात करें तो पृथ्वी के 29% भाग पर आपके महाद्वीप हैं और बाकी पर यानी 71% भाग पर आपके महासागर हैं। पूरे अर्थ की बात करें तो 29% भाग पर महाद्वीप और 71% भाग पर महासागर। महाद्वीप और महासागर इन दोनों को मैप पर दिखाया भी गया है। देखो, आप सिंपल तौर पर बात करें तो हमारा जो महाद्वीप है आप सबको पता है, 7 महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है और आपके महासागर हैं। महाद्वीप और महासागर, एक एक महाद्वीप और महासागर के बारे में मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया हुआ है। आपको मेरे चैनल पर कॉन्टिनेंट सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर आपको सारे महाद्वीप और सारे महासागर मिल जाएंगे, बिल्कुल मैप के साथ, और डीपली स्टडी किया हमने एक एक कॉन्टिनेंट को। तो आज की क्लास तो हमारी थ्योरेटिकल है। तो यहाँ पर हमारी शुरू होती है सबसे पहली थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह। ये क्या था? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से देखना इसको। अटलांटिक जो महासागर है, जिसे हम अंध महासागर भी कहते हैं, इसकी तट रेखा की आकृति को अगर हम देखेंगे ना, यानी जो आपका उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, उनकी जो बाउंड्री देखोगे ना, ठीक है, जो अटलांटिक महासागर के साथ लगती है, तो आपको कुछ आश्चर्यजनक सममिति दिखेगी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और इधर आपका अफ्रीका और यूरोप पड़ता है। इनको जब आपस में मिलाएंगे तो कुछ अजीब सी चीज़ें दिखेंगी। देखो, जैसे दक्षिण और उत्तरी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका को अगर हम एक साथ जोड़ने की बात करें तो कहीं ना कहीं तक ये फिट भी बैठता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिट तो नहीं कि आप सोचो कि बीच में कोई दरार ही ना बचे, बट बहुत सारी चीज़ें होती रहती है ना, महाद्वीपों में ज्वालामुखी आते रहते हैं या फिर भूकंप आते रहते हैं, तो चीज़ों में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। बट अगर हम बात करें ना कि अगर आप दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका के साथ जोड़ो, देखो ये आपका दक्षिण अमेरिका का ये वाला जो कोना है और ये अफ्रीका है, अफ्रीका के इस वाले कोने के साथ जोड़ें तो यहाँ से चीज़ें काफ़ी हद तक फिट बैठती हैं और इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो सन 1596 में क्या हुआ, एक डच मानचित्र वेता थे अब्राहिम ओर्टेलियस, इन्होंने सबसे पहले इस संभावना को व्यक्त किया था। ठीक है, कि उन्होंने बताया कि विज्ञान के इतिहास के से पता चलता है इस चीज़ का कि 1596 में अब्राहिम ओर्टेलियस ने सबसे पहले इस संभावना को व्यक्त किया कि कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में फिट बैठते हैं। फिर क्या हुआ, एंटोनियो पेलेग्रिनी की बात करें तो इन्होंने एक मैप बनाया, एक मानचित्र बनाया। क्या बनाया? मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया। ठीक है, एंटोनियो ने एक मैप बनाया जिसमें तीनों कॉन्टिनेंट को इकट्ठा दिखाया, और जर्मन मौसमविद यानी एक मौसम वेदर
ज्योग्राफर थे, आप वेदर कह सकते हो, वेदर थे। वेदर से रिलेटेड अल्फ्रेड वैगनर, वैगनर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, और इन्होंने ही फेमस थ्योरी दी थी ज्योग्राफी के अंदर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में इन्होंने प्रस्तावित किया था अल्फ्रेड वैगनर ने। ये जो थ्योरी थी महाद्वीप और महासागर दोनों के वितरण से संबंधित थी, कि उत्तरी अमेरिका यहाँ क्यों है, दक्षिण अमेरिका यहाँ क्यों है, यूरोप यहाँ क्यों है, अफ्रीका यहाँ क्यों है, आपका एशिया उधर क्यों है, इंडिया वहाँ क्यों है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड थी अल्फ्रेड वैगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कब दिया? 1912 में। फॉर पीजीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, ठीक है। टीजीटी से मानती हूँ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, बट पीजीटी से निम्न में से कौन कौन सी विशेषताएं महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में तर्क रखती है या विपक्ष में तर्क रखती है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी जो महाद्वीप थे वो अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। वैगनर क्या कहता है? वैगनर कहता है कि भाई जो जितने भी आपके महाद्वीप है ना, वो एक ही खंड के पार्ट है, यानी आपका ये टेढ़ा मेढ़ा कोई पार्ट है, इसी में आपके सारे महाद्वीप हैं और एक बड़ा महासागर है, ठीक है। क्या कहा उसने? दो खंड है, एक में आपके सारे महाद्वीप आपस में मिले हुए हैं, ये है आपका महाद्वीप वाला और ये है आपका महासागर। किसके अनुसार? अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार। और इस बड़े महाद्वीप को, ये जो इसका बड़ा महाद्वीप था वैगनर के अनुसार, जो ये एक खंड था, एक भूमि का पार्ट था, एक लैंड का पार्ट था, जिसे संपूर्ण सारे महाद्वीप आपस में चिपके हुए थे, इसको क्या कहा? पैंजिया। क्या कहा इसको? पैंजिया। ये पैंजिया पूछा जाता है। इस बड़े महाद्वीप को वैगनर ने क्या नाम दिया? पैंजिया। और पैंजिया का मीनिंग भी पूछा जाता है, संपूर्ण पृथ्वी। पैंजिया का मीनिंग क्या है? संपूर्ण पृथ्वी। अब ये जो हमारा खंड था, जो भूमि का एक हिस्सा था जिसमें सारे महाद्वीप आपस में चिपके हुए थे वैगनर के अनुसार, इसके चारों ओर एक विशाल महासागर था, केवल एक ही, इसके चारों ओर बहुत सारा एक विशाल महासागर था, और उसका नाम क्या बताया वैगनर महोदय ने? पैंथालासा। क्या नाम बताया? पैंथालासा, ठीक है, पैंथालासा। अब इस पैंथालासा का मीनिंग भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मीनिंग है जल ही जल, या तो जल ही जल मिलेगा या आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? संपूर्ण जल। संपूर्ण जल मिले या जल ही जल मिले, दोनों राइट है, ठीक है। तो जो ऑप्शन में हो आप उस पर टिक लगाना। संपूर्ण जल, जैसे संपूर्ण पृथ्वी था पैंजिया का मीनिंग, पैंथालासा का मीनिंग संपूर्ण जल। वैगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ साल पहले क्या हुआ? इस जो बड़ा महाद्वीप था, इसमें पेंजिया का विभाजन आरंभ हो गया, यानी पेंजिया टूटना शुरू हो गया। जो एक बड़ा पार्ट था भूमि का, वो उसमें दरारें पड़ गई, वो धीरे धीरे टूटने लग गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैगनर। अब पैंजिया सबसे पहले दो पार्ट में टूटा, यानी ये जो एक था, ये एक भूमिखंड था, इसके दो टुकड़े हुए। सबसे पहले दो टुकड़े हुए, पहला वाला पार्ट कहलाया लारेशिया, ठीक है, पहले वाला पार्ट क्या कहलाया? लारेशिया, और दूसरे वाला गोंडवाना लैंड। दोनों ही नाम आपको याद रहने चाहिए, लारेशिया, लोरेशिया भी बोलते हैं इसको, लारेशिया भी बोलते हैं, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। देखो गोंडवाना लैंड तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, जो हमारा कोयला है वो गोंडवाना लैंड की ही देन है, उस युग की ही देन है। तो उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में ये विभक्त हो गया, यानी उत्तर में आपका लोरेशिया और दक्षिण में क्या आएगा? गोंडवाना लैंड। दोनों समझ गए? अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो ये आपका लोरेशिया था, इसके भी आगे टुकड़े हो गए, लोरेशिया और गोंडवाना दोनों के और छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जो आज आप कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हो, ठीक है, जो आप कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हो। अब जैसे जैसे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हुए, एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर हुए, तो उनके बीच में पानी भी अलग अलग शेप लेता चला गया, जिसे आप अलग अलग महासागर के नाम से जानते हो, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन। इसी तरीके से समझ में आ गया? तो किस तरीके से आपके सारे कॉन्टिनेंट बने और आपके ओशियंस बने। नेक्स्ट आता है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी जो महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी है, इसके पक्ष में प्रमाण कि कौन कौन से ऐसे एविडेंस है जो ये साबित करते हैं कि हाँ भाई ये थ्योरी बिल्कुल राइट है। तो सबसे पहले जो पक्ष आता है
वो आपका यही आता है कि महाद्वीपों में साम्यता, यानी महाद्वीपों के अगर हम बात करें, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, वर्ल्ड का मैप अपने सामने रखो और उसमें आप देखोगे, जैसे ये है आपका, मैंने अभी बताया भी था, ये कुछ इस तरीके से आपका दक्षिण अमेरिका है और यहाँ से आप अगर अफ्रीका को ऐसे जोड़ोगे तो दोनों कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। तो पहली बात तो देखने से यही चीज़ है कि महाद्वीपों में साम्यता, इनकी जो तट रेखाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी त्रुटि रहित और एक साथ एक जैसी दिखती है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 1964 में क्या हुआ था, बुलार्ड ने जो 1964 की बात कर 1964 में जो बुलार्ड महोदय थे, उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मैप तैयार किया। किसने तैयार किया? बुलार्ड ने 1964 में एक मैप तैयार किया अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए। ये तटों का ये जो साम्यता थी बिल्कुल सही सिद्ध हुआ जब उन्हें कंप्यूटर की सहायता से जब दोनों तटरेखाओं को आपस में जोड़ा तो कहीं ना कहीं चीज़ें फिट बैठती थी। ठीक है, और आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी उस वक्त। तो ये तो पहला साक्ष्य था कि भाई महाद्वीपों में साम्यता, उनकी तटरेखाओं की समरूपता, एक जैसी तटरेखाएं, कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। सेकंड आता है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। चट्टानों की आयु में समानता, ये क्या? सिंपल तौर पर बताऊं तो भाई ये जो आपकी चट्टानें हैं कहीं ना कहीं एक ही टाइम की हैं। आधुनिक युग में जो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण है, इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, जो आपके महासागरों के पार जो महाद्वीपों की चट्टानें हैं, उनकी ये किस टाइम की चट्टानें हैं, किस समय में इनका निर्माण हुआ था, तो इस चीज़ को हम जांच सकते हैं। रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, इसको आप याद रखोगे, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ये रेडियोमेट्रिक ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपकी चट्टानें हैं उनकी आयु का पता किस विधि से पता लगाया जाता है, तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ठीक है, 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी थी, ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती हैं। यानी चट्टानों की बात करें तो जो आपकी 200 करोड़ साल पुरानी चट्टान है, इसकी एक पट्टी तो ब्राज़ील आपका दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। अब आपने कॉन्टिनेंट पढ़े हो तो आपको पता होगा ब्राज़ील कहाँ पर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राज़ील। और पश्चिमी अफ्रीका यानी अफ्रीका का पश्चिम वाला पार्ट, जो मैंने अभी अभी आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल सेम वही बाउंड्री की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपस में मेल खाती हैं। और इसके साथ साथ कुछ समुद्री निक्षेप भी मिले हैं जो जुरेसिक काल के हैं। दोनों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों की जो कोस्टल बाउंड्री है, उस कोस्टल बाउंड्री में कुछ निक्षेप भी मिले हैं, डिपॉजिट भी मिले हैं, ओशन डिपॉजिट। ठीक है, जो कहीं ना कहीं किस काल के हैं? जुरेसिक काल के, एक ही काल के हैं। इससे पता चलता है कि इस समय से पहले महासागरों की उपस्थिति वहाँ पर नहीं थी, वहाँ पर महासागर बाद में आए हैं। पहले दोनों पार्ट आपस में जुड़े हुए थे, जब दोनों अलग हुए तो उनके बीच में पानी ने अपना स्थान ले लिया, जिसे आप अटलांटिक ओशन कहते हो आज। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली, एक तो चट्टानों की आयु में समानता और दूसरा हमारे जो महाद्वीप है उनकी तटों की समरूपता। थर्ड आता है टिलाइट। अभी टिलाइट क्या है? टिलाइट एक आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। टिलाइट अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक, जो हिमानी निक्षेपण से बनती हैं। ठीक है, हिमानी यानी ग्लेशियर्स के जो डिपॉजिट होते हैं उनसे बनती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। अब भारत में जो गोंडवाना काल का कोयला मिलता है, गोंडवाना, देखो गोंडवाना मैंने पढ़ा था, लोरेशिया और गोंडवाना, तो जो गोंडवाना काल का जो कोयला है वो हमारे इंडिया में भी मिलता है। इसके साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध के 6 अलग अलग भागों में भी ये जो तलछट है, ये जो डिपॉजिट है, जिसे आज हम कोयला कहते हैं और अलग अलग प्रकार के खनिज है, वो दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ जो हमारा हेमिस्फीयर है उसके 6 अलग अलग भूमि के पार्ट्स में भी ये मिलता है। गोंडवाना श्रेणी के आधार पर बात करें, बेस लेवल में बात करें तो टिलाइट है, यानी अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो आपके काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ के ढक जाने से और उसकी तरफ इंगित करते हैं कि ऊपर बर्फ़ पड़ गई और नीचे ये काफ़ी टाइम तक, काफ़ी युगों तक दबी रहीं अवसादी चट्टानें। इसके अतिरिक्त अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में भी यही गोंडवाना काल की आपकी रॉक्स और सेडिमेंट मिलते हैं। अब सिंपल सी बात है, जो गोंडवाना श्रेणी है, देखो अफ्रीका में मिलता है,
फाकलैंड द्वीप में मिलता है। फाकलैंड द्वीप आपका दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल साउथ में पड़ता है। आइलैंड है ये फाकलैंड आइलैंड, दक्षिण अमेरिका के पास। मेडागास्कर, मेडागास्कर आपका अफ्रीका का आइलैंड है, सबसे बड़ा अफ्रीका का आइलैंड। और अंटार्कटिका ये तो आपका एक कॉन्टिनेंट ही है नीचे। और ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल साउथ साउथ की जो सारी चीज़ें, इनमें गोंडवाना श्रेणी के खनिज मिलते हैं। और ये चीज़ें साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं दक्षिण अमेरिका का साउथ पार्ट, अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारे आपस में जुड़े हुए थे। समझ में आ गया। तो गोंडवाना जो श्रेणी की बात करें तो जो इसके सेडिमेंट हैं, ये सेडिमेंटों की ये जो समानता है कहीं ना कहीं साबित करती हैं कि ये एरियाज जुड़े हुए थे और इनमें समानता थी। और हिमानी निर्मित जो टिलाइट चट्टानें हैं पुरानी जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन की, यानी जो महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से दूर हटे हैं, इसके स्पष्ट प्रमाण कहीं ना कहीं प्रस्तुत करते हैं। तो टिलाइट रॉक्स थर्ड हमारा प्रूफ पक्का हो गया। नेक्स्ट आता है प्लेसर निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट निक्षेप। घाना तट पर, ये घाना किसका है? घाना आपका अफ्रीका का है, ठीक है, वही अफ्रीका का पार्ट है ये घाना। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। यानी वहाँ पर सोने के बड़े बड़े निक्षेप हैं, डिपॉजिट है, सोना काफ़ी मात्रा में है। सोना युक्त जो शिराएं हैं वो ब्राज़ील में भी पाई जाती हैं। देखो अब घाना ये आपका अफ्रीका का पार्ट है, जो कि अफ्रीका का पश्चिम वेस्ट वाला पार्ट है। और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील आपका दक्षिण अमेरिका का पार्ट है, वही दोनों सेम वही वाली, ये आपका ऐसे वाली, यहाँ पर आपका घाना आता है और यहाँ पर ब्राज़ील आता है। तो ये दोनों, इन दोनों में सोने के निक्षेप, सोना युक्त कुछ शिराएं पाई गई हैं, कुछ ऐसी रॉक्स पाई गई हैं जिनमें सोना है। तो घाना में मिलने वाले सोना के निक्षेप और ब्राज़ील पठार से भी उसी समय निकले होंगे, तो जब ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, यानी एक ही रॉक का ये दो पार्ट हैं जब अलग अलग आपस में हो गए थे। समझ में आ गया। तो प्लेसर निक्षेप। नेक्स्ट आता है इसमें जीवाश्मों का वितरण, यानी आपके जो फॉसिल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल और स्थल में पाए जाने वाले जो पौधे और जंतुओं की समान प्रजातियां पाए जाएं तो उनकी वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सिंपल सी बात है भाई, वही आपके दोनों तटों की ओर, यानी दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तट है और अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, दोनों तटों पर जो जीव जंतु, जो जीवाश्म पाए गए वो बिल्कुल सेम थे। और वही चीज़ कहीं ना कहीं साबित करते हैं। जैसे भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में भी मिलते हैं लैमूर नाम का एक जीवाश्म भारत में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है जैसे ये आपका मान लो अफ्रीका है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका मेडागास्कर है। 1 मिनट दोबारा से बनाती हूँ। ये आपका अफ्रीका भाई, ठीक है, ये आपका मेडागास्कर है। और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर हमारा इंडिया था फिट, और यहाँ पर था ऑस्ट्रेलिया और नीचे था अंटार्कटिका। इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए थे। ये था हमारा इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और अफ्रीका, ये सारे आपस में जुड़े हुए थे। तो लैमूर नामक एक जीवाश्म है, वो इंडिया में भी मिलता है, वो आपका मेडागास्कर में भी मिलता है और अफ्रीका में भी मिलता है। तो इस तरीके से कुछ जीवाश्म, यानी इन तीनों स्थलखंडों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो एक बड़ा स्थलखंड बन जाता है, जिसे कहेंगे लैमूरिया की उपस्थिति को इसने स्वीकारा। इन तीनों एरियाज में लैमूर नामक जीवाश्म पाया गया और उस जीवाश्म से पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये तीनों जो स्थलखंड थे, जो लैंड था, आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट मैसोसोरस। ये आपके पीजीटी लेवल पर आ भी चुका है मैसोसोरस से रिलेटेड। ये आपके एक छोटे रेंगने वाले जीव थे जो आपके उथले खारे पानी में ही रह सकते थे, यानी ज़्यादा गहराई पर ये नहीं रह सकते थे। उथला यानी सैलो एरिया, यानी कम गहरा एरिया, ठीक है, यानी ज़्यादा गहराई तक नहीं, केवल 50 मीटर से 75 कुछ एवरीथिंग इतने पर ये रह सकते थे। क्या इनकी जो अस्थियां हैं, यानी इनका जो शरीर है मरा हुआ, वो केवल दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी कैप प्रांत और ब्राज़ील में इरावर शैल समूह में ही मिलते हैं। तो ये भी दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो अब इनके बीच में कितना गहरा महासागर है, जिसे हम अटलांटिक ओशियन कहते हैं, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। अब इनके जो जीवाश्म है वो हमें कहाँ कहाँ से मिले? दक्षिण अमेरिका से भी मिले, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में इरावर की चट्टानों में मिले। और दूसरा हमें कहाँ से मिले इनकी अस्थियाँ? दूसरी भाई हमें मिली आपकी दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत से। नेक्स्ट थ्योरी आती है इसमें प्रवाह संबंधी बल। तो इतने तो आप समझ गए,
ठीक है, कि ज़्यादातर साक्ष्य है ना जो हमारे, वो इन्हीं पर ही संबंधित है कि भाई दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका आपस में जुड़े हैं, और अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और अंटार्कटिका आपस में जुड़े थे। वैगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन है, इसके 2 कारण थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर पीजीटी एग्जाम। पीजीटी में ये कारण पूछे जाते हैं, कौन से 2 बल या फोर्सेस थे जिनके कारण महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या ये थ्योरी हुई। तो एक था भाई आपका पोलर या ध्रुवीय फ्लेइंग बल, पोलर फ्लेइंग फोर्स, एंड सेकंड था ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। ठीक है, ये 2 बल थे जो कि वैगनर के अनुसार प्रवाह संबंधी बल थे, महाद्वीपों के एक दूसरे से दूर खिसकने वाले फोर्सेस थे। ध्रुवीय फ्लेइंग बल ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित था, रोटेशन से संबंधित था हमारी पृथ्वी के। एंड सेकंड था, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो एक फीचर है, आकृति है, वो एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है। कैसी है हमारी पृथ्वी की आकृति? जियोड है। ठीक है, आप सबको पता है जियोड है, हमारी भूमध्य रेखा पर तो उभरी हुई है, और ये उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। अगर हमारी पृथ्वी रोटेशन नहीं करती तो आई थिंक हमारी पृथ्वी गोल होती, बट पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। दूसरा जो बल है जो वेगनर महोदय ने सुझाया, वो है आपका ज्वारीय बल, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। ठीक है, ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण और सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल, ये सारे काम करते हैं, जिससे हमारे समुद्रों में भी ज्वार उत्पन्न होते हैं, टाइड उत्पन्न होते हैं, ज्वार भाटा जिसे हम कहते हैं। इससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वैगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल इतने प्रभावशाली हो गए कि जो आपकी महाद्वीप हैं उनको विस्थापित करने में सक्षम हो गए, इतने ज़्यादा फोर्स हो गए, फोर्सेस हो गए बहुत ज़्यादा। बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए अपर्याप्त भी मानते हैं, बट वैगनर के अनुसार ये दोनों इस थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट थे, ज्वारीय बल और आपका ध्रुवीय बल। ठीक है, दोनों बलों को आप याद रखोगे। नेक्स्ट आता है संवहन, नेक्स्ट आता है आपका संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। संवहन धारा सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। यही है वो जो बहुत बार आता है और बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। 1930 के दशक में आर्थर होम्स, इन्होंने क्या कहा, जो हमारी पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर में जो मेंटल लेयर है, उसमें संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावनाएं व्यक्त की, कि वहाँ से आपकी संवहन धाराएं, कन्वेक्शनल जो आपकी करंट्स हैं वो पैदा होती हैं, और ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में पैदा होती हैं। यानी अलग हमारी अर्थ के अंदर अलग अलग टेम्परेचर है, और उस अलग अलग टेम्परेचर की वजह से ही ये धाराएं पैदा होती हैं। होम्स ने ये भी कहा कि जो हमारा मेंटल पार्ट है उसमें इन धाराओं का जो तंत्र है वो विद्यमान है, और इन्हीं प्रवाह जो बल थे आपकी, इनकी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया इसी आधार पर। और समकालीन भी जो अगर हम इस समय के वैज्ञानिकों की बात करें, बट वो इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बिल्कुल नकार देती हैं। तो संवहन धारा सिद्धांत, कुछ संवहनीय धाराएं पैदा होती है हमारी पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में ऑथर होम्स के अनुसार, और ये धाराएं क्यों पैदा होती है? अलग अलग टेम्परेचर की वजह से, जो इन धाराओं को पैदा होने का मेन कारण है। नेक्स्ट आता है महासागरीय आद्य स्थल का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। महासागरों की अगर आप बनावट की बात करोगे, उनके आकार की बात करोगे, तो उस पर एक पूरा शोध हुआ, और ये स्पष्ट करते हैं कि जो महासागरों का आद्य स्थल है वो एक विस्तृत मैदान नहीं है। यानी हमारी महासागरों की जो तली है वो बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है, बिल्कुल प्लेन मैदान नहीं है, वहाँ पर ऊंचावच देखने को मिलते हैं। यानी कहीं पर तो आपके कटक्स हैं, कहीं पर समुद्री पर्वत हैं, गयोठ जिसे कहते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो कहीं पर आपकी जलमग्न गहरी खाइयाँ भी हैं, और जो प्राय महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस आइलैंड के पास आपकी मेरियाना ट्रेंच है, जो कि संसार की सबसे गहरी खाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कुछ कटक्स हैं, कुछ गहरी खाइयाँ हैं, कुछ पर्वत है समुद्रों के अंदर, तो बिल्कुल नीचे से एक जैसा नहीं है। ठीक है, अब मध्य महासागरीय कटक की अगर हम बात करें, मध्य महासागरीय कटक ये एक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे सक्रिय पाई गई। मध्य महासागरीय कटक एस, जैसे फॉर एग्जांपल एस आकार की कटक, ये आपकी अटलांटिक ओशन में है, अंध महासागर में है। अब इस कटक में क्या होता है, इस कटक के सहारे आपका जो मैग्मा है वो धरती से बाहर निकलता है, जमीन के अंदर से, और इस कटक के चारों ओर जमता चला जाता है, जिस वजह से ये कटक चौड़ी होती जा रही है। अब ये कटक चौड़ी हो रही है तो आपका अटलांटिक ओशन भी चौड़ा होता जा रहा है, उसमें भी चौड़ाई में वृद्धि होती जा रही है।
उसके साथ साथ महासागरों की जो तली की जो चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय भागों में पाए जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा अधिक नवीन है। अब ये चट्टानें अपने आप ही नवीन होंगी, नहीं होगी महासागरीय तली की, क्यों? क्योंकि उनके नीचे से मैग्मा आ रहा है। अब वो मैग्मा जब ठंडा होता है तो क्या बनता है? लावा बनकर ठोस ठोस हो जाता है और ठोस बन के वो चट्टान बनती है, तो इसीलिए ये अधिक नहीं है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की जो चट्टानें हैं वो कटक से बराबर दूरी पर ही स्थित है और उनकी आयु और संरचना में भी एक जैसी समानता ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बिल्कुल बढ़िया डायग्राम आपको समझाने के लिए उन्होंने डाला हुआ है। ये है हमारा समुद्री तल। ठीक है, समुद्री तल से अगर हम बात करें, ये औसत ऊंचाई, और यहाँ पर इसे कहते हैं महाद्वीपीय शेल्फ, और इसके बाद ये आता है ढाल, जिसे कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। ये पूरा समुद्री एरिया है, इस लाइन से नीचे वाला। ये है आपका बिल्कुल गंभीरतम महासागर, बिल्कुल गहराई वाला, और ये है महासागरीय बेसन सतह। ये आपके कॉन्टिनेंट हैं। अब एक कॉन्टिनेंट और महासागर, तो अगर हम बात करें तो देखो किस तरीके से गहराई आगे नीचे बढ़ती चली जाती है। आगे आते हैं महासागरीय आद्य स्थल की बनावट। तो इसमें आपकी बनावट से भी वही बातें सामने आएंगी जैसे मैंने अभी अभी आपको दिखाया। नीचे 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है महासागरीय तली को। एक तो आपकी आ जाती है, इन्होंने डाला भी होगा तो हाँ डाला हुआ है, इसी में पढ़ लो। तो एक तो आती है आपकी भाई महाद्वीपीय सीमा, दूसरे आते हैं गहरे समुद्री बेसिन, और तीसरी आती है मध्य महासागरीय कटक। सबसे पहले महाद्वीपीय सीमा की बात करें, कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात करें, ये महाद्वीपीय किनारे जो होते हैं हमारे कॉन्टिनेंट के, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, और गहरे समुद्री जो बेसन होते हैं, यानी समुद्र का गहरा वाला पार्ट होता है, उनके बीच का पार्ट होता है महाद्वीपीय सीमा। इसमें महाद्वीपीय मगन तट आ जाते हैं, मगन ढाल आ जाते हैं, महाद्वीपीय उभार आ जाते हैं, और गहरी गहरी खाइयाँ आ जाते हैं। ये सब कुछ इसी में ही शामिल होता है महाद्वीपीय सीमा में। ठीक है, इनके वितरण को समझने के लिए हमें महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण रोचक है। फॉर एग्जाम्पल मेरियाना ट्रंच हो गया, आपकी सुंडा गर्त हो गई हिंद महासागर की, अटलांटिक महासागर की प्यूरोटिरिको हो गई। ये सारी ट्रेंचेज हैं, खाइयाँ हैं, जो इन्हीं के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है वितल्य मैदान। वितल्य मैदान ये एक विस्तृत मैदान होते हैं, एक प्लेन एरिया होता है महाद्वीपीय कोस्टल एरिया और मध्य महासागरीय कटक के बीच। ठीक है, कटक या लंबे जो पतले पर्वत होते हैं उनको कटक कहते हैं, रिज कहते हैं इंग्लिश में। रिज लंबे और पतले पर्वतों को जो समुद्र के अंदर होते हैं उन्हें कटक के नाम से जाना जाता है। तो मैदानी एरिया और उस कटक के बीच वाला जो एरिया होता है उसे कहते हैं कोस्टल एरिया, और कटक के बीच का जो एरिया होता है प्लेन होता है उसे कहते हैं वितल्य मैदान। और यह वही एरिया है जो महाद्वीपों से बहा कर लाए गए सेडिमेंट यहाँ पर जमा हो जाते हैं और इसको प्लेन बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मध्य महासागरीय कटक। ये भी आपकी एक पूरी श्रृंखला बन जाती है पर्वतों की, पानी में डूबी रहती हैं, और पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। इस कटकों के मध्यमवर्ती शिखर पर बात करें तो एक रिफ्ट, एक पठार भी है इसकी लंबाई के साथ साथ इसके पार्श्वमंडल भी इसकी विशेषता है। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है कि मध्य महासागरीय कटक कैसे बनती है। नीचे से मैग्मा आता है, और जैसे अभी एक बार बता देती हूँ, जैसे नीचे से मैग्मा आया इस तरीके से ये जमता चला गया, फिर यहाँ पे ऐसे जम गया, फिर ऐसे जम गया, फिर ऐसे जम गया, इस तरीके से ये जमता चला जाता है, और इससे क्या होता है ये फैलती चली जाती है ये कटक। ठीक है, तो पिछले अध्याय में हम मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ये पढ़ चुके हैं, ये छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण। ये भी कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ में समानता देते हैं, पक्ष में तर्क देते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना जो अटलांटिक महासागर है उसके मिडल पार्ट में तटरेखा के समानांतर लगभग ज्वालामुखी और भूकंप देखे जाते हैं, और यही जो आगे चली जाती है ये आपके हिंद महासागर तक बेल्ट आगे चली जाती हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में 2 भागों में बट भी जाती हैं, जिसमें आपकी एक ब्रांच पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती हैं और दूसरा म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी तक इसी रेखा से मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से में भी फैली हुई है। ठीक है, यही हमारी मध्य महासागरीय कटक के रूप में भी फैली हुई है। भूकंपीय सैकेंद्रन का दूसरे एरिया की बात करें वो है शेडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसे आप अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के या प्रशांत महासागर के जो किनारे वाले पार्ट है वहाँ पर भी आपके भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा आते हैं। अल्पाइन हिमालय यानी हिमालय का जो कमज़ोर वाला पार्ट वो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर होते हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटक जहाँ से हमेशा ज्वालामुखी वगैरह फटते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं अटलांटिक ओशन में। और जबकि अगर हम बात करें ना अल्पाइन हिमालय पट्टी या प्रशांत महासागर के किनारों पर,
ये जो केंद्र होते हैं वो बहुत अधिक गहराई पर होते हैं, भूकंप के केंद्र। यानी भूकंप बहुत अधिक गहराई से पैदा होता है हिमालय के अंदर और आपका प्रशांत महासागर में, जबकि मध्य महासागरीय कटक में ज़्यादा डेप्थ पर नहीं होता। ठीक है, और ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी बात का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपका पैसिफिक ओशन है उसके किनारों पर इतने अधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं कि उसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में कहते हैं अग्नि मेखला। ठीक है, प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है रिंग ऑफ फायर किस ओशन में है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है सागरीय अधस्थल का विस्तार। ये सारे पक्ष में ही तर्क पढ़ रहे हैं हम अभी तक। एविडेंस कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी के पक्ष में। प्रवाह उपरांत अगर हम बात करें, प्रवाह उपरांत महत्वपूर्ण जानकारी मिली जो वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों का हमने पुराना अध्ययन किया, चट्टानों की आयु का अध्ययन किया। महासागरों की तली के मानचित्र ने भी विशेष रूप से सबने मिलकर सूचनाएं प्रस्तुत की। देखा गया कि जो हमारी मध्य महासागरीय कटक है, मध्य महासागरीय कटक, इसकी बात करें तो मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ आपके जो ज्वालामुखी फटते हैं, जैसे ऐसा आकार की कटक जिसमें से ज्वालामुखी फटते रहते हैं, फिर लावा ठंडा होकर जमता रहता है, तो ये उद्गार बड़ी मात्रा में लावा को बाहर निकालते हैं। अब क्या होता है, इन कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर चट्टानों का निर्माण हो जाता है, लावा जम जाता है, चट्टान बनाता है। तो चट्टानों के निर्माण के समय की बात करें, उनकी संरचना की बात करें, संगठन की बात करें, उनके चुंबकीय गुण की बात करें, तो एक समान पाए जाते हैं। भाई पाएंगे ही, ज्वालामुखी जब फटा है तो एक जैसा ही तो लावा बाहर निकालेगा। वो लावा दोनों तरफ फैल गया, जम गया, चट्टान बन गई, तो वो चट्टानें आपकी एक जैसी ही होंगी। अब महासागरीय कटक के समीप की चट्टानों में अगर हम बात करें, सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण भी पाया जाता है, जो ये बताता है कि जो चट्टानें बिल्कुल नई हैं और कटकों के शीर्ष से यानी उनके ऊपरी भाग से और दूर की चट्टानों की आयु भी अधिक है। क्योंकि देखो पुरानी चट्टानें दूर हटती चली जाती है, नया लावा आता रहता है और वो जमता रहता है। इस प्रकार जो पास में है वो नवीन है, दूर है वो आपकी पुरानी है। महासागरीय अगर क्रस्ट की बात करें, महासागरीय इनकी जो चट्टानें हैं महाद्वीपीय जो क्रस्ट की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है, क्योंकि महासागर में आपके ज्वालामुखी फटते रहते हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी की जो चट्टानें कहीं भी 200 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। आप ये मैप देखो ध्यान से, ये मैप आपको सब कुछ समझा देगा एक बार। ये है आपका, वैसे तो भूकंप केंद्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, ज्वालामुखी उद्गार भी दिखाई गई है। सबसे पहले ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, और इनके बीच ये है हमारी एस आकार की कटक, मध्य महासागरीय कटक, जिसके सहारे से आपके यहाँ से आपके जैसे ज्वालामुखी फटते रहते हैं और लावा जमता रहता है, और जिस वजह से ये कटक है वो फैलती जा रही है, तो अंध महासागर भी फैलता जा रहा है। और ये है भाई हमारा पैसिफिक ओशियन, ये पूरा हमारा पैसिफिक ओशियन है। और जो मैंने ये रेड कलर की लाइन की है ये हमारे रिंग ऑफ फायर, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इनके तटीय किनारे यहाँ पर आते हैं। तो ये था जो हम अभी अभी पढ़ रहे थे। तो आपकी दूसरी बात, एक तीसरी बेल्ट जो आपकी आती है, दो बेल्ट तो आपने देख ली, एक तो ऐसा आकार की कटक के पास और एक आपकी प्रशांत महासागर के पास। तीसरी जो बेल्ट आती है वो इस तरीके से आती है यहाँ से, ठीक है। तीसरी बेल्ट आती है आपकी यहाँ से, ये मध्य कटक बोलते हैं इसको, ये अफ्रीका के बीच से होती हुई और हिमालय से होती, अल्पाइन हिमालय से होती, इस तरीके से म्यांमार से होती, आगे चल के इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आपके भूकंप और ज्वालामुखी थोड़ी बहुत मात्रा में फटते हैं। भूकंप ज़्यादा आते हैं, ज्वालामुखी कम आते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर अब हम देखें तो गहरी खाइयों में जो भूकंप के उद्गम है वो अधिक गहराई पर होते हैं। भाई एक ट्रेंच है उसमें भूकंप उठा है तो गहराई में ही तो होगा। मध्य महासागर के कटक के क्षेत्र में उद्गम जो केंद्र होते हैं वो कम गहराई पर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लावा जमने की वजह से चट्टानें ज़्यादा हैं, तो इसलिए वहाँ पर कम गहराई पर आपके भूकंप उद्गम केंद्र होते हैं। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर की चट्टानों के अगर चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैस महोदय ने 1961 में एक थ्योरी दी थी, सागरीय आद्यस्थल विस्तार, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी जो हमारा सी फ्लोर है, समुद्री तल है, वो फैल रहा है। और ये जो समुद्री तल फैल रहा है मैंने बहुत बार समझा दिया किस वजह से फैल रहा है। अभी
हैस के अनुसार महासागरीय जो कटक है इसके शीर्ष से लेकर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, जो महासागरीय जो क्रस्ट है उसमें आपका विभेदन हो रहा है और नया लावा इस दरार से निकल कर बाहर आ रहा है। और महासागरीय अगर तली की बात करें तो महासागरीय तली को ये महासागर की तली में जम रहा है और उसको फैला रहा है, महासागर फैल रहे हैं। तो देखो आप ध्यान से देख सकते हो किस तरीके से आपके बने थे क्या कॉन्टिनेंट। तो देखो पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए और फिर हमारे इस तरीके से पूरा वर्ल्ड का मैप बन गया जिसे आप सभी जानते हो, देखते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों की तरफ जो नीचे से लावा है ना वो भूपट्टी को दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार जो महासागरीय के अधस्थल यानी उसकी तली का विस्तार हो रहा है वो फैल रही है, क्योंकि वो चट्टानी साइड में खिसके जा रही है, बीच में से लावा नया आता जा रहा है और वो फैलता जा रहा है और पुरानी चट्टानों को साइड में खिसका रहा है। इससे क्या हो रहा है, महासागर की तली फैल रही है और भूपट्टी का नवीनतम होना ये भी लाजमी है, क्योंकि नीचे से नया लावा आ रहा है, वो नई चट्टानी बन रही है और जम रही है। यदि ज्वालामुखी परपट्टी से नई परपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इनका विनाश भी होता है। महासागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को चित्र 4.3 में दिखाया गया है जो हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखो भाई ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी अभी रहती है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो हम सेकंड वीडियो में करेंगे। इसमें आपकी जो प्लेटें पूछी जाती है एग्जाम में, अपसारी प्लेट, अपसारी सीमा, ये सब कुछ रहता है अभी। और इसी प्लेटों को कौन से बल है जो संचालित करते हैं, प्लेट प्रवाह होता है, ये सारा कुछ रह रहा है। तो आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं और समझ में भी आ गई हैं। अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया है, ये सॉरी पार्ट 1, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। और वीडियोस कैसी लिख रही हैं तो इसमें भी कमेंट करना और कोई दिक्कत है तो उस पर भी कमेंट करना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।